तेहरान में ये स्टडी मुकम्मल थी कि बदतरीन इसराइली हमले से कैसे निपटना है और लो इंटेंसिटी का मुकाबला कैसे करना है। 3 शहरों के 20 टारगेट्स हिट किए गए, लेकिन वो कितने तबाह हुए? क्या इस हमले को आप डेटरेंस कह सकते हैं? इसराइली अटैक्स 5.5 घंटे जारी रहे, जिनमें 3 वेव्स थी। इसराइल ने एक बहुत बड़ी टेक्टिकल विक्ट्री तो हासिल कर ली है और इसका जवाब ईरान के पास फिलहाल नहीं। ईरान के पास बुनियादी तौर पर किसी भी फिजाई हमले को रोकने के 3 बड़े सिस्टम्स हैं। जिस तरह के विजुअल्स अब तक सामने आए हैं, ऐसा मुमकिन है कि ईरान इन हमलों का जवाब साउथ ईरान में होने वाला सीस्तान हमला भी क्या इसी वेव का हिस्सा है? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। इसराइल ने 26 अक्टूबर की रात 2:30 बजे के करीब 20 ईरानी टारगेट्स पर मिसाइल फायर करना शुरू किए। ये मिसाइल्स 124 फाइटर जेट्स ने ईरानी एयर स्पेस में दाखिल होकर लॉन्च किए। इसराइली और ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 मुकामात इन हमलों का टारगेट्स थे। इनमें 2 खुज़स्तान और इलाम तो वो टारगेट्स और वो शहर हैं जो ईरानी बॉर्डर एरिया में है इराक के साथ, लेकिन तीसरा टारगेट तेहरान, सेंट्रल ईरान बनता है। ये अटैक्स 3 राउंड्स में लॉन्च किए गए। पहले राउंड की वेव में इसराइली तैयारों ने, जिनमें अमेरिकी F-35 भी शामिल थे, F-15 और F-16 भी, इन्होंने ईरानी मिलिट्री साइट्स पर मिसाइल लॉन्च किए, जिन्हें ईरानी डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी हद तक रोक लिया। इनकी वीडियोस भी ऑनलाइन गर्दिश कर रही हैं, जिनमें आप फिजा में ऐसा ही शो देख सकते हैं जैसा कि ईरानी हमले के वक्त इसराइल की फिजाई हदूद में रात को नजर आया था। यानी इसराइली मिसाइल ईरानी टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरानी डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स इन मिसाइलों को फजा ही में तबाह करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है, गो कि इसकी कैपेसिटी इसराइली डिफेंस सिस्टम से काफ़ी कम है, क्योंकि इसराइल के पास मल्टी लेयर्ड मल्टीपल डिफेंस सिस्टम्स के साथ वो फाइटर जेट्स भी हैं जो एयर डिफेंस करते हैं, जिनमें F-15, F-16 और F-35 शामिल हैं, जो कि तमाम के तमाम अमेरिकी इमदाद से उन्होंने लिए हैं। लेकिन ईरान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है जो ऐसा डिफेंस कर सके। हाँ, उसके पास बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है वो S-300 है, जो कि रशियन सिस्टम है। फिर इसके अपने बनाए हुए भी कई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो लेयर्स में काम करते हैं, और इनमें बुवार 373 है, खोरदाद है, सयाद है और राद है। इन्हें अच्छा माना जाता है, अच्छा सिस्टम। और इन्हीं सिस्टम्स ने इसराइली हमलों की पहली वेव को रोका। तो साथियों, रात 2:30 बजे यानी 30 मिनट बाद इसराइल ने अटैक की पहली वेव मुकम्मल कर ली। इस 30 मिनट स्ट्राइक के तकरीबन 1 घंटे बाद एक दूसरी वेव ऑफ अटैक्स लॉन्च की गई और इसमें ईरानी डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म किया इसराइल ने। इसमें तेहरान और खुज़स्तान के करीब एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाया गया, इन फैक्ट्रीज को। लेकिन जो अहम काम इन दोनों स्ट्राइक्स में, खुसूसन दूसरी में, इसराइल ने किया वो ये था कि इसराइली फाइटर जेट्स ने ईरानी डिफेंस सिस्टम की क्विक स्टडी भी कर ली। इसलिए फिर जब सुबह 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अटैक की तीसरी और आखिरी वेव लॉन्च की, इसमें इन तीनों बड़े शहरों के करीब जो डिफेंस सिस्टम हैं और जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं उनको हिट किया गया। इस तीसरी वेव की कुछ वीडियो भी ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनमें ईरानी टारगेट्स हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ लो स्मोक अटैक्स हैं, थोड़ा धुआं उठा है, और कुछ में धुएं और आग की बड़ी बड़ी छतरियां नजर आ रही हैं, हैवी स्मोक अटैक्स हैं। हो सकता है कि किसी अटैक में बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी इस्तेमाल किए गए हों। इस तीसरी वेव में ईरान का जानी नुकसान भी हुआ है। अभी तक ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिलिट्री पर्सनल्स, 2 उसके फौजी इन हमलों में मारे गए हैं। इस थर्ड वेव के बाद सुबह 6 बजे इसराइली मिलिट्री ने अनाउंस किया कि हमने अपना सो कॉल्ड रिटेलिएटरी स्ट्राइक मुकम्मल कर लिया है। अगर ईरान ने जवाब देने की गलती की तो वो याद रखे कि हम उसका डिफेंस तबाह कर आए हैं, उसे निहत्ता कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम ईरान को किसी भी एडवेंचर का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, ऐसा नुकसान जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरे अल्फाज में इसराइली स्पोक्स पर्सन डैनियल हेगारी के मुताबिक उन्होंने अब तक ईरानी ऑयल एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नहीं छेड़ा जानबूझकर, लेकिन अगर ईरान ने जवाब दिया तो वो अगली बार जो वेव लॉन्च करेंगे उसमें इनको भी तबाह करेंगे, जिससे ईरानी इकॉनमी और आयतुल्लाह रजीम के प्राइड को नाकाबिले इत्तलाफी धचका पहुंच सकता है। ये इसराइली मीडिया और इसराइली मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो कहा गया उसके अल्फाज और उसका मतलब है। 14 अप्रैल के ईरानी हमलों और अब 26 अक्टूबर के इसराइली अटैक्स के बाद ये बात तो साथियों क्लियर हो गई कि दोनों आर्च राइवल्स के दरमियान, दोनों दुश्मन मुल्कों के दरमियान 54 साल से जारी शैडो वार तो खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट में आ चुकी है। इसराइल ने पहला काइनेटिक अटैक ईरान में लॉन्च भी कर दिया है, जिसमें आप जान चुके हैं क्योंकि हलाकतें भी हुई हैं। इससे पहले ईरान और इसराइल के डायरेक्ट अटैक्स में किसी तरफ कोई भी फौजी हलाक नहीं हुआ था, यानी नॉन काइनेटिक अटैक्स थे ये।
यहाँ साथियों एक छोटी सी लेकिन एक अहम खबर भी आपको जहन में रखनी चाहिए जिसका इस हमले से ताल्लुक़ हो सकता है। वो ये कि ईरान मुखालिफ ग्रुप्स में से एक ने सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान में ईरानी गार्ड्स पर एक बड़ा अटैक किया है। साउथ ईस्ट का ये अटैक इसराइली हमले के कुछ बाद ही उस दौरान हुआ है, अभी इसका वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन ये इस हमले का हिस्सा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान मुखालिफ ग्रुप्स को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। सो ऐन मुमकिन है कि ये हमला भी कोऑर्डिनेटेड अटैक हो। इस हमले में ईरान के 10 गार्ड्स मारे गए हैं और इस नौइयत के एतबार से ये ईरानी सॉवरेनिटी पर अब तक बलोच ग्रुप्स का सबसे बड़ा हमला है। ऐन मुमकिन है कि इसराइल की कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट इस हमले में हो, जैसा कि दाश के अक्सर हमले आप जानते हैं कि ईरानी और यहाँ तक कि पाकिस्तानी और अफगान इंटरेस्ट पर भी किए गए हैं, कई बार हुए हैं। यहाँ तक कि रशिया और चाइनीज़ इंटरेस्ट के खिलाफ भी दाश एक्टिव रहती है। अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रियास ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दाश के अंदर हमारे सोर्सेज हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था। मतलब बात तो वो जासूसों की कर रहे थे कि इन तंजीमों के अंदर भी हमारी इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी तंजीमों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो अगर इनके जासूस इन तंजीमों में हैं तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करते। ऐसे मकासद जिनमें दोनों ग्रुप्स का फ़ायदा हो, यानी इस्तेमाल करने वाले का भी और होने वाले का भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना हो, एक दूसरे को बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए दोनों आपस में राब्ता रखते हैं एक ख़ास वक्त तक। सो ऐन मुमकिन है कि ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमले के साथ ये हमला भी अटैक वेव ही का एक पार्ट हो, चांसेस हैं। सो दोस्तों ये मुख्तसर डिटेल्स हैं उस अटैक की जो इसराइली हमले के बाद से अब तक सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल जैसा कि इस हमले को डेटरेंस या बैलेंस कह रहा है, तो ये बैलेंस डेटरेंस हो गया? क्या ईरान को इस हमले को सीरियस लेकर जवाबी हमला कर देना चाहिए, या फिर जैसा कि अमेरिका और बरतानिया समेत कई यूरोपियन ममालिक कह रहे हैं कि ईरान को जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तो एक लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स था जिसका मकसद सिर्फ डेटरेंस कायम करना था। ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को अटैक किया तो जवाब में इसराइली हमले में ये डेटरेंस बैलेंस हो गया, साहब ख़त्म। ये बैलेंस हुआ या नहीं, इसे आप यूं समझें कि इसी साल 14 अप्रैल को जब पहली बार ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था, जो कि इसके शामी सफारतखाने पर हमले का जवाब था, उसको मुकम्मल कोरियोग्राफ किया गया था। उस पर आप हमारी वीडियो भी देख चुके हैं। यानी दोस्त ममालिक से तफसीलात पहले शेयर की थी ईरान ने, ताकि इसराइल का इतना बड़ा नुकसान ना हो कि जिसकी वजह से उसे और अमेरिका को ईरान के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि ईरान और दीगर अरब ममालिक समेत चाइना और अमेरिका भी खुली जंग नहीं चाह रहे इस वक्त। इससे दुनिया और मिडल ईस्ट की इकॉनमी खास तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इसीलिए ईरान ने वो अटैक कोरियोग्राफ किया था। लेकिन फिर भी उस पहले से प्लान्ड अटैक को इसराइल तनहा नहीं रोक पाया था। उसे रोकने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब, उर्दन, बरतानिया, जर्मनी भी इसराइली मदद के लिए आए थे। उस अटैक में ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 170 ड्रोन्स फायर किए थे। ईरान ने हमला शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद अमेरिका को स्विट्ज़रलैंड और कतर के ज़रिए इत्तला दे दी थी, जहाँ से ये फिर मालूमात इसराइल पहुँचाई गई। सो ये उस तरह तयशुदा डेटरेंस अटैक था जिसमें ईरान को ऐसे विजुअल्स इसराइल में मिल गए जिसे वो अपनी फतह कह सकता था, और इसराइल के लिए भी हमले रोक कर अपनी कामयाबी डिक्लेयर करना आसान हो गया था। तो दोस्तों ये अभी का 26 अक्टूबर का इसराइली हमला भी काफ़ी हद तक अप्रैल वाले ईरानी अटैक ही की कॉपी है, लेकिन इसमें दो छोटे छोटे फ़र्क हैं जिन्हें आपको सामने रखना होगा। एक ये कि ईरान ने जो कोरियोग्राफ्ड अटैक किया था वो इसलिए किया था कि वो वाकई ऑल आउट वॉर नहीं चाहता। ईरान इसराइल से खुली जंग जिसमें दोनों तरफ के हज़ारों शहरी मारे जाएं, इकॉनमीज़ तबाह हो जाएं, ऐसी जंग के हक़ में ईरान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे इल्म था कि अगर ऐसी जंग होती है तो उसे ज़ाहिर है ये जंग अकेले ही लड़ना होगी। अरब वर्ल्ड, चीन, रूस या कोई भी दूसरा ताकतवर मुल्क उसके साथ इस जंग में नहीं खड़ा होगा। गो के इसके खिलाफ भी नहीं खड़ा होगा, मगर डिफेंस और ऑफेंस इसे तनहा ही करना पड़ेंगे, ये ईरान को इल्म था। जबकि इसके मुकाबले में इसराइल एक खुली जंग चाहता है ताकि खित्ते के आखिरी ताकतवर मुल्क को भी, यानी ईरान को भी, लिबिया या इराक या लिबनान की तरह बना सके, और ऐसा उसे तनहा नहीं करना पड़ना था। उसे अच्छी तरह इल्म है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी को कुछ अरब इत्तेहादियों की मदद से उसका साथ देना ही पड़ेगा। वजह आप जानते हैं कि इसराइली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और यूरोपियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्रैक कर चुकी है और कई जगहों पर हैक कर चुकी है। वो अपने मुफाद में इन्हें कंट्रोल किए हुए हैं, और वो इस तरह कि वेस्टर्न लीडर्स की इलेक्शन कैंपेन्स का अहम हिस्सा इसराइली लॉबीज़ के फंड से चलता है। अमेरिका और यूरोपियन लीडर्स की पहली प्रायोरिटी वो लोग या इदारे होते हैं जो उनकी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए फंडिंग करते हैं,
जिन कैंडिडेट्स को ज़्यादा फंड्स मिलते हैं उनकी जीत ज़्यादा आसान होती है। दिलचस्प बात यह है कि इन इदारों में इसराइली लॉबीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही होती हैं वो उस फंडिंग से बेहद कम होती है जितनी फंडिंग जीतने वाले वेस्टर्न कैंडिडेट्स इसराइल के लिए अपनी जीत के बाद हुकूमत के दौरान इन्हें दे चुके होते हैं। दूसरे अल्फाज में अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड से इसराइली लॉबीज फर्ज करें 6 to 10 बिलियन डॉलर्स की इमदाद पास करवा लेती है इसराइल के लिए। अगली बार इनके इलेक्शंस पर वो इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से 2-3-4 बिलियन डॉलर्स फिर खर्च भी कर देते हैं। सो ये घन चक्कर है जिसकी वजह से वेस्टर्न लीडर्स मजबूर हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि कम अज़ कम मिडिल ईस्ट के इश्यूज़ में इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू की हर सूरत हमायत करें, उसके साथ खड़े हों, भले ये बाज़ औक़ात उनके मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ ही जा रही हो बात, भले वो इसे पसंद ना भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसराइली लॉबीज़ उनके मुखालिफ उम्मीदवार को फंड देकर उनको इलेक्शन में हरवा भी सकती है। और हाँ, हम इसमें साथियों मजहबी एंगल, जियो स्ट्रेटजिक एंगल, एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस का एंगल और वेस्ट का तारीखी जो क्वेश्चन इशू बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि ये पांचों फैक्टर्स मिलकर वेस्टर्न लीडर्स की मजबूरी बनते हैं कि वो इसराइल के मुफादात को इंटरनेशनल लॉज पर भी तरजीह दें, जो कि वो दे रहे हैं। तो खैर, ये पहला फ़र्क है कि इसराइल का कैलकुलेटेड अटैक महज इसलिए नहीं है कि वो ऑल आउट वॉर नहीं चाहता, वो तो ईरान के बरक्स चाहता है, लेकिन ये महदूद अटैक जिस वजह से उसने किया, इसके पीछे जो दूसरा फ़र्क है वो ये है कि कुछ दिन पहले ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्होंने इसराइल को मजबूर किया है कि वो फुल स्केल वॉर अभी ईरान के साथ नहीं कर सकता। अमेरिका और यूरोपियंस की जो खुली मदद मैदान जंग में इस अटैक के लिए उसे चाहिए, वो अमरीकी इलेक्शंस की वजह से फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं है। दूसरी बात ये कि इसराइल को लिबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह का ज़बरदस्त स्ट्राइक आ रहा है, रोज़ाना उसकी हलाकतें हो रही हैं, तो ये उसके लिए अलार्मिंग साबित हुआ है, एक सरप्राइज़ साबित हुआ है उसके लिए। वो खुसूसन हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद इतने ताकतवर रिस्पॉन्स की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसराइल का बहुत मुख्तसर जोग्राफिया इसके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, वरना तो वो हिजबुल्लाह की तमाम मालूम लीडरशिप को ख़त्म कर ही चुका था। इस वक्त 20 और 30 साल की उम्र के लड़के जो हैं वो हिजबुल्लाह नॉर्थ रीजन में कमांड कर रहे हैं लितानी रिवर के नीचे, और रोज़ाना इसराइली फोर्सेस की हलाकतें भी करवा रहे हैं और शहरों पर उसके मिसाइल हमले भी कर रहे हैं। सो इसराइल का जो कैलकुलेटेड स्ट्राइक है, जो एक महदूद हमले का रिस्पॉन्स है, ये एक मजबूरी थी, ना कि उसकी अमन पसंदी के रीजन ऑल आउट वार से बच जाए। इसके सबूत आपको इसराइली लीडर्स और मुमकिन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नफ्ताली बेनेट और अमरीकी पार्टी रिपब्लिकन के लीडर्स के बयानात में नज़र आ रहे हैं। उनके लीडर्स कह चुके हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि ईरानी न्यूक्लियर और ऑयल साइट्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि वो तो आयतुल्ला ख़मेनी को भी अटैक करने की बातें कर रहे थे, क्योंकि उनके ख्याल में इसका सुनहरी मौका उन्हें अब मिला है। लेकिन आपके सामने है कि इसराइली स्ट्राइक्स में इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ, उनकी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद नहीं हो सका, और उन्होंने कुछ मिलिट्री साइट्स पर हाई स्मोक और कुछ जगहों पर लो स्मोक्स अटैक करके मामला निपटा दिया है। एक और बड़ा फ़र्क इस हमले में यह है कि इसराइली हमले के बाद तेहरान में पैनिक की सूरत हाल भी देखने में नहीं आई। जैसा कि इसराइल पर हमले के बाद दसियों लाखों इसराइली बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो जाते थे और पूरा मुल्क कई घंटों के लिए जैम हो जाता था, कैओस में चला जाता था। तो इस हमले के दौरान ईरान में इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं आया। हालांकि इसराइल ने तेहरान जैसे बड़े शहर के किनारे पर, जहाँ 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, जो अटैक्स किए हैं वो किए ही इसलिए थे कि ईरानी जो लोग हैं वो इसकी वीडियोस अपने मोबाइल्स पर बना सकें, इनको फिर शेयर कर सकें और जान सकें कि अगर उन्होंने अपनी हुकूमत पर, रजीम पर दबाव नहीं डाला तो ये बॉम्ब्स उनकी आबादियों पर भी कल को गिर सकते हैं। आप जानते हैं कि आम शहरियों को हलाक करना और खौफ से उनको मजबूर करना, टेरर फैलाना कि वो अपनी हुकूमतों को मजबूर करें कि इसराइल के ख़िलाफ़ ना जाएं, ये इसराइल की मिलिट्री पॉलिसी है। तो क्या साथियों, इन इसराइली अटैक्स ने ईरानी रजीम को किसी भी तरह एम्बेरस कर दिया है? इतना एम्बेरस कि वो अपनी कोर बेस यानी हार्ड लाइनर ईरानियंस के सामने और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ममालिक शाम, इराक, लेबनान और यमन के सामने शर्मिंदा हो गया है। हमारा ख्याल है कि अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं उनके मुताबिक ईरानी एयर स्पेस में हमलों के वाज़े आसार तो हैं, 2-3 हाई स्मोक और लो स्मोक विजुअल्स भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि ईरान अपनी कोर बेस के सामने शर्मिंदा हो गया हो और उसे इन हमलों का कोई जवाब देने पर मजबूर होना पड़े। सो ऐन मुमकिन है कि ईरानी हुकूमत इस हमले का जवाब ना दे और इसे एक नाकाम इसराइली अटैक कहकर आगे बढ़ जाए, जिसके बाद अपनी पुरानी पॉलिसी यानी स्ट्रेटजिक पेशेंस पर वो चलता रहे।
यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करता रहे, जिसमें इसराइल के खिलाफ एटमी प्रोग्राम को अपने मुकम्मल करना है और इसके गिर्द ऐसी ताकतवर मिलिट्री मिलिशियाज़ को तैयार करना है कि जब भी इसराइल पर ईरान को अटैक करना पड़े तो वो चहार सिमत से इसे कर सके। अच्छा, लेकिन यहाँ सवाल ये है क्यूरियस फेलोज कि आखिर इस हमले से इसराइल ने कुछ हासिल भी किया है? हमारा ख्याल है कि इसराइल ने टैक्टिकल बेसिस पर इस हमले से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी कामयाबी तो इसराइल ने ये हासिल की है कि उसने एक स्ट्रेटजिक बैरियर को तोड़ दिया है जिसमें अब तक इसराइली फाइटर जेट्स ने एलानिया ईरान की सरजमीन पर कोई हमला नहीं किया था, जो कि अब कर दिया है। यानी शैडो वॉर ख़त्म और ओपन वॉर शुरू कर दी गई है। दूसरा मकसद उन्होंने ये हासिल किया है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम के एक हिस्से को मुकम्मल नाकाम साबित किया है। वो इस तरह के इसराइल के अमेरिकी F-35 स्टेल्थ तैयारों ने 3 मरहलों में दीगर तैयारों के साथ मजमूई तौर पर 3.5 घंटे ईरानी एयर स्पेस में गुजारे, लेकिन ईरानी डिफेंस सिस्टम इन्हें तबाह नहीं कर सका। हाँ, ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इसराइली तैयारों से लॉन्च होने वाले मिसाइलों की एक बड़ी तादाद को इंटरसेप्ट किया है, मगर वो फाइटर जेट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये इसराइल की एक लाइव एक्सरसाइज थी और चेकिंग थी कि ईरानी डिफेंस सिस्टम कितना काबिल है, कहाँ इसमें लूप होल्स हैं। अब इसके जवाब में ईरान कह सकता है कि हम तैयारों को तो नहीं गिरा सके, लेकिन अगर इसराइल के तैयारे किसी बड़े टारगेट को हिट कर जाते ईरान में, तो हम जवाब में पूरे इसराइल को हज़ारों मिसाइलों से हिट करके अपना डेटरेंस तो क्या, अपनी सुपीरियर पावर भी साबित कर सकते थे। ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि हम कई बार बात कर चुके हैं डिटेल में कि इसराइल का बहुत छोटा जोग्राफिया और बहुत थोड़ी आबादी इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती कि वो ईरान जैसी ताकत से लंबी बराह रास्त लड़ाई लड़ सके। उसे आखिरकार किसी न किसी वक्त किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ ही बढ़ना होगा। इसी सूरत में इसराइल लंबे अरसे के लिए खुद को महफूज बना सकता है। ये सब जानने के बाद एक एंगल रह जाता है, वो ये देखना कि क्या ईरान इसराइली हमले का जवाब देने की पोजीशन में भी है या नहीं। दरअसल ईरान की तरफ से इसराइली स्ट्राइक्स पर जो रिस्पॉन्स अब तक आया है वो उनके साबका बयानात से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा है। ईरान की तरफ से मीडिया के सामने तो इसराइल को कई बार खबरदार कर दिया गया था कि अगर उसने हमला किया तो बहुत ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। 1 अक्टूबर के क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल से भी बड़ा अटैक इसराइली ज़मीन पर लॉन्च कर दिया जाएगा। 17 अक्टूबर को ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान का जवाब उसके लिए बहुत तकलीफ देह होगा। उन्होंने कहा था कि ईरान का 25 दिन पहले वाला हमला तो ईरानी मिलिट्री के लिहाज से बहुत ही छोटा और मामूली अटैक था, एक टेनियस्ट था। फिर उन्होंने कहा कि हम दुश्मन की कमजोरी जानते हैं और जानते हैं कि उसे कहाँ हिट करना है, लिहाजा इसराइल बाज रहे। ये सब तो वो कह रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे मामला कुछ और ही तरीके से चल रहे थे। वो इस तरह कि ईरानी लीडरशिप मुमकिन इसराइली हमले का जवाब देने की प्लानिंग मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ सिनेरियोज के मुताबिक कर रही थी। यानी किस तरह के इसराइली हमले का किस तरह जवाब दिया जाएगा। इनमें सबसे सख्त सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो ये डिस्कस हो रहा था कि अगर इसराइल ने ईरान की तेल और गैस की तंसीबात या एटमी प्लांट्स पर बमबारी कर दी तो क्या करना है। फिर एक और सिनेरियो जो बहुत सख्त था ये डिस्कस हो रहा था कि अगर इसराइल ने बड़े सियासी या मिलिट्री लीडर्स को आकर कत्ल कर दिया तो क्या करना है। इन दोनों वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए ईरान का प्लान यह था कि उसका जवाब बहुत सख्त होगा और लाजमी होगा और फ़ौरन होगा। इसराइल पर पिछले 2 दफ़ा के 150 और 300 मिसाइलों के बरक्स इस बार ईरान की प्लानिंग थी कि वर्स्ट के सिनेरियो में वो 1000 मिसाइल्स इसराइल पर फायर करेंगे। इसके अलावा ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की फोर्सेस यानी हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशियाज और यमन की अंसारुल्लाह फोर्सेस भी उसी वक्त इसराइली मुफादात पर अटैक्स शुरू कर देंगी। लेकिन सबसे अहम काम ये किया जाएगा कि पर्शियन गल्फ और आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ईरान ने हमसाया अरब ममालिक को भी वार्निंग जारी कर दी थी कि अगर किसी अरब मुल्क की एयर स्पेस और बेसिस इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल की तो फिर इन ममालिक को भी दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इन 2 वर्स्ट केस सिनेरियोज के अलावा भी ईरान में डिटेल्स तय थी कि अगर इसराइली हमले बहुत ज़ोरदार नहीं हुए तो किस तरह का जवाब देना है। मतलब जवाब तो देने की पॉलिसी तय थी, मगर किस तरह का देना है इस पर मुख्तलिफ सिनेरियोज में प्लान्स सुप्रीम लीडर को पेश किए जा चुके थे। इन वर्स्ट केस सिनेरियोज के अलावा भी एक सिनेरियो तेहरान के सामने था। आप इसे बेस्ट केस सिनेरियो कह सकते हैं। वो ये कि अगर इसराइली हमला सिर्फ सिंबॉलिक नोयत का होगा, इससे सिर्फ लिमिटेड डैमेज हुआ होगा, तो ईरान इसका जवाब ही नहीं देगा। एक ईरानी एनालिस्ट नासिर रिमानी, जो कि ईरानी गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बेस्ट केस सिनेरियो बताया भी था। उन्होंने कहा था कि ईरानी हुकूमत में ये सोच है कि अगर इसराइल का हमला अलामती होगा, महदूद होगा, लिमिटेड होगा, तो हमें इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए।
दोस्तों, ये कुछ इसी किस्म की बात थी जो ईरान ने चंद माह पहले अप्रैल में भी की थी। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 320 प्रोजेक्टाइल से अटैक किया था। इसके जवाब में फिर इसराइल ने भी इस्फहान के करीब ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर एक मिसाइल दागा था या एक प्रोजेक्टाइल फायर किया था। लेकिन ईरान ने उस हमले को, इसराइली हमले को नाकाम करार देकर नज़रअंदाज कर दिया था, उसका मजीद जवाब नहीं दिया था। ईरानी एनालिस्ट के इस बयान से लगता है कि आयतुल्लाह हुकूमत किसी कमज़ोर इसराइली रद्द-ए-अमल का रिस्पॉन्स ना देने के लिए पहले से तैयार थी। अब जबकि इसराइल का हमला हो चुका है तो ईरान का इब्तदाई रिस्पॉन्स इसी आखिरी ऑप्शन के मुताबिक ही नज़र आ रहा है। यानी मीडिया पर जो वार्निंग्स जारी की जा रही थी कि ईरान सख्त जवाब देगा, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, क्योंकि अटैक ही उसके मुताबिक नहीं हुआ। अब तक जो खबरें द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी हैं, उनके मुताबिक ईरान की तरफ से ऑफिशियली एक ही रद्द-ए-अमल आया है कि ईरान का इसराइल के खिलाफ डिफेंस करना उसकी ड्यूटी थी। डिफेंस करना, इसमें अटैक का लफ्ज़ शामिल नहीं है, रिस्पॉन्स का भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने इसे बेस्ट केस सिनेरियो के तौर पर लिया है। बल्कि ईरान ने जो फौरी रद्द-ए-अमल भी इन हमलों के बाद दिया, जो उनके अपने मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, वो ये था कि ये एक नाकाम अटैक है, इसराइल का नाकाम अटैक। ईरानी नेशनल एयर डिफेंस फोर्सेस ने भी कहा कि ईरान ने इसराइली हमले को कामयाबी से रोक लिया है, दुश्मन के ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, दुश्मन की बमबारी से कुछ हल्का फुल्का नुकसान हुआ है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया है कि इसराइली ऑपरेशन कमज़ोर था। इसके अलावा ईरानी सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि तेहरान के करीब लोगों ने जो धमाके सुने थे वो इसराइली हमलों के नहीं थे। दरअसल ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की वजह से ये धमाके हुए थे। यानी जब ईरानी मिसाइल दुश्मन के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे थे तो उस वजह से ये धमाके हो रहे थे, इसराइली मिसाइलों के गिरने से नहीं हो रहे थे। हमले के फौरी बाद ईरानी मीडिया ने यह जाहिर करने की भी कोशिश की कि हमले से ईरान में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नहीं हुए। ईरानी सरकारी टीवी की नशरियात इस टाइटल के साथ जारी की गई कि ये तेहरान में एक मामूल का दिन है, यानी कोई नुकसान नहीं हुए और ज़िंदगी का पहिया मामूल के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद टीवी पर सब्ज़ी मंडी और सुबह के वक्त ट्रैफिक के मनाजर और पार्क्स में लोगों को सैर करते हुए उन्होंने दिखाया। दूसरे अल्फाज में ईरान ने अपनी स्टडी के मुताबिक इसे बेस्ट केस सिनेरियो लिया है और इसे एक सिंबॉलिक या लिमिटेड अटैक कहकर नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया है। अभी तक यही लग रहा है। इंटरनेशनल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इसराइली हमलों को कमज़ोर दिखाना साफ जाहिर कर रहा है कि ईरान अब जंग से बचने की कोशिश कर रहा है और इस अटैक का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आखिर में एक बात हमें जहन में ज़रूर रखनी चाहिए, वो ये कि अभी ईरान में होने वाले नुकसानात की डिटेल्स सामने नहीं आई। अगर कुछ घंटों तक किसी बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आती है तो यकीनन ईरान का रिस्पॉन्स भी सामने आएगा, जो मुख्तलिफ भी हो सकता है। जैसा कि ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ही की एक और रिपोर्ट है जिसमें वो अपने ज़राए से ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कह रही हैं कि इसराइली हमले का प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स तो हम ज़रूर देंगे। साथियों, मिडिल ईस्ट की जंग कॉलोनियल दौर की यादें ताज़ा कर रही हैं। अगर इस मसले को आलमी ताकतों ने हल ना किया तो अरब वर्ल्ड और पूरा मिडल ईस्ट एक कभी ना ख़त्म होने वाले साइकिल ऑफ वॉर में फंसा ही रहेगा। मिडल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के अरब दास्ताने दराज अलिफ लैला की तरह हज़ार एंगल्स हैं। हमने इसके कई अहम तरीन एंगल्स पर तफसील से ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जैसा कि वो इसराइली फ़िरका और फ़िरके कौन से हैं जो अरबों से एक कदम आगे बढ़कर इसराइल के क़याम ही के ख़िलाफ़ हैं। ये इंतहाई दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री अब यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि इसराइल ने आखिर कैसे अपने क़याम से अब तक मिडल ईस्ट को मुस्तकिल मैदान जंग बनाकर रख दिया है, और यहाँ जानिए इंसान के आग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचने की ज़बरदस्त कहानी।